आज है हमारी विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना करके अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी इसको ही पढ़ करके इसमें जो उदाहरण दिए हैं उन सबको तैयार करके मैंने 216 नंबर गेन किए हैं, ठीक है, प्राप्त किए हैं। और इसके बाद में स्वर संधि और व्यंजन संधि के और भी एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली आते हैं और आ भी सकते हैं, तो इसलिए उनको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए विसर्ग संधि को पहले देखते हैं, फिर लास्ट में सभी संधियों के कौन कौन से उदाहरण मुख्य हैं उनको भी देख लेंगे एक बार। तो विसर्ग संधि की पहली संधि है सत्व संधि। कौन सी? सत्व संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीयायस्य सः, ठीक है। ए नंबर, इसमें क्या समझेंगे, क्या होगा, पहले विसर्ग होगा, बाद में च छ होगा तो उसको आदेश शा होगा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद में च छ होगा तो उसको आदेश शा होगा। यदि विसर्ग के बाद में ट ठ होगा तो शा होगा आदेश। यदि विसर्ग के बाद त थ होगा तो सा होगा आदेश, ठीक है। तो जैसे जस्त्व संधि, स्त्रुत्व संधि और स्त्रुत्व संधि, इनमें जैसे कि दंत्य सा के बाद में यदि शा और चा है तो शा चा ही होता है ना आदेश। वैसे इसमें चा और छा है यदि तो शा होगा, है ना। और फिर स्टुत्व में क्या होता है, ट ठ ट वर्ग होता है स्टुत्व में, है ना। शा और टा होता है ना, तो उसमें शा होता है आदेश, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में यदि ट और ठा है ना तो फिर ये शा आदेश होगा, और त था है यदि विसर्ग के बाद में तो दंत्य सकार आदेश होगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं कैसे। जैसे देखिए गुरु विसर्ग है, फिर इसके बाद में चा है, तो देखिए यदि विसर्ग के बाद चा होगा तो क्या आदेश होगा, शा होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए शा आदेश हुआ है, तो गुरु विसर्ग को शा हो जाएगा आधा, तो गुरुश्चा बन गया। अब देखिए निहि ठुरहा, तो इसमें ठा कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको आदेश क्या होता है, शा, तो निष्ठुरहा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए नमः ते, ता को ता विसर्ग के बाद ता होगा तो क्या होगा, दंत्य सकार होगा, तो नमस्ते, ऐसे आदेश होगा ना, तो ये आधा माना जाता है इसमें यदि ये लगा होगा तो इसलिए यहाँ पर आधा सा है। अब बी देखते हैं, इसमें क्या है, यदि विसर्ग के बाद में श श सा यदि होगा तो या तो विसर्ग या श श सा यदि ये होगा तो क्या होगा, दुह साहसः, दुह साहसः दुस्साहसः ऐसे होगा, ठीक है। यदि क्या होगा, पहले दुहु होगा, ठीक है, विसर्ग, फिर साहसः होगा, तो बराबर दुह साहसः होगा और दुस्साहसः, ये दोनों होंगे, ठीक है इसमें, ठीक है। आगे सी, इसमें क्या है, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ यदि ये होंगे या उपद्मानीय कह करोति, उदाहरण, तो कह करोति विसर्ग भी रहेंगे और करोति यदि, और कह करोति विसर्ग भी नहीं रहेंगे, तो दो तरह से ये बनेगा, ठीक है, कह करोति। फिर है डी, इसमें दुहु नीहि आवी बही प्लस क ख प फ ये होंगे तो विसर्ग की जगह शा आदेश होगा, ठीक है। जैसे निहि प्लस पापहा, तो पा है ना, विसर्ग के बाद यहाँ भी पा है, तो निष्पापहा बन गया, ये आदेश हो गया। फिर दुहु प्लस कार्यम, का है तो दुष्कार्यम। फिर है ई, विसर्ग के बाद यदि पाश
कल्प का काम में आए तो उसको आदेश सा होगा, सा। तो यशः विसर्ग के बाद में पा है और यहाँ भी पाशम है और ये है पाश। तो इसको क्या होगा, ये आदेश होगा सा। तो यशस पाशम, ठीक है। फिर ऐसे मनः, फिर कह, तो का है और यहाँ भी का है, तो मनस्कः, ठीक है। अब है उत्व संधि। उत्व संधि का सूत्र हसी चा और अतो रोर प्लुते दप्लुते, ठीक है। तो ए देखते हैं, स अ प्लस आ ओ हो जाएगा और अवग्रह चिन्ह, ठीक है। स अ के बाद अ होगा तो ओ हो जाएगा अवग्रह चिन्ह के साथ। जैसे कहा विसर्ग है अपि, तो क्या बोला कि यदि सा हो ऐसे करके या फिर आहा यानी विसर्ग हो और बाद में यदि आ हो तो क्या होगा, ओ हो जाएगा अवग्रह चिन्ह के साथ। यहाँ पर कह विसर्ग है ना ये, और अपि ये आ है, तो यहाँ पर कोपी, तो देखो ओ की मात्रा और अवग्रह हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिवस तो सा है यहाँ पे अभी, और फिर अर्च, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शी वो चह, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी है शिवोर्चा। नोट करिए, नोट यह है प्रातः पुनः अंतः स्वः अव्ययों में उत्व संधि नहीं होती है। बोल रहे हैं कि प्रातः पुनः अंतः स्वः अव्ययों में उत्व संधि नहीं होती, इनमें नहीं होती, ठीक है। किस में होती है उत्व संधि, तो बस प्रातः पुनः अंतः स्वः अव्ययों में बस नहीं होती। फिर देखिए बी, आह और सा, विसर्ग और सा के बाद यदि तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा वर्ग या फिर य व र ल ह ये यदि वर्ण हो तो विसर्ग भी होगा और सा भी हो, विसर्ग और सा को ओ हो जाएगा। यदि विसर्ग हो या सा हो, बाद में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा और य व र ल ह वर्ण हो तो ओ हो जाएगा विसर्ग को। जैसे मनः प्लस भावना, तो भावना जो है वो किस वर्ग में आएगा, प वर्ग में। तो कुचु टू तुप्पू, तो प वर्ग पांचवें में आएगा, है ना। तो पांचवें में आएगा तो इसका मतलब है विसर्ग को यहाँ पर में ओ हो जाएगा, तो मनोभावना। ऐसे यशस वर्धनः, तो यहाँ पे सा आ गया, विसर्ग आए या सा आए उसको ओ होना है जब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या य व र ल ह वर्ण हो। यहाँ पर वा ये भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यशोवर्धना बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ऋत्व संधि, तीसरे हमारे ऋत्व संधि। ऋत्व संधि सस जो सोर सूत्र, अ को छोड़कर स्वर, किनको, आ और आ को छोड़कर जो स्वर हैं वो, प्लस में विसर्ग यस हो तो सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा या यवरलह ये होंगे तो रा आदेश होगा। क्या बोल रहे हैं, आ को छोड़कर सभी स्वर प्लस विसर्ग और सा होंगे तो परे सभी स्वर और तीसरा, चौथा, पांचवा यवरलह वर्ण होंगे तो रा आदेश होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गुरु, तो विसर्ग है तो गुरु, रू है, रू में ऊ की मात्रा है, तो आ को छोड़ करके स्वर होना चाहिए, तो ऊ की मात्रा है ना, फिर विसर्ग है। बाद में ब्रह्मा, तो ये भी
तीसरे चौथे पांचवें इन ग्रुपों में आता है। तो गुरु र ब्रह्मा, इसमें कौन सी संधि होगी? रुत्व संधि होगी, मतलब विसर्गों को रा हुआ है। तो गुरुर ब्रह्मा, तुमने सुना होगा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो उसमें गुरुर ब्रह्मा है, ठीक है। यदि कोई पूछे गुरुर ब्रह्मा में कौन सी संधि है, तो रुत्व संधि। अब आएंगे हम यलोप संधि, या का लोप होगा, या फिर यकारादेश। तो हलि सर्वेषां भो भगो अघो पूर्वस्य योषि, ये सूत्र है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र हैं, इसके सूत्र भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी है आ विसर्ग प्लस पहला दूसरा श स को छोड़कर शेष वर्ण, तो आ को लोप हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? आ हो विसर्ग हो प्लस में पहला दूसरा श स को छोड़कर शेष वर्ण हो, तो आ लोप हो जाएगा। जैसे आ विसर्ग है प्लस में आ को छोड़कर स्वर, बोल रहे कि लघु आकार को छोड़कर, ठीक है। अतः क्या बोल रहे हैं कि आ हो प्लस में आ को छोड़कर स्वर, परे में आ को छोड़कर स्वर, तो अतः प्लस एवं, तो अतः एवं लोप हो गया ना। तो क्या बोल रहे हैं कि परे में अवर्ण को छोड़ करके और स्वर हो, ठीक है। तो अतः प्लस एवं, अतः एवं विसर्ग नहीं है, और अतः य एवं, तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अतः एवं अतय एवं छात्राः प्लस वदन्ति, तो छात्रा वदन्ति, छात्राय वदन्ति। अब है रलोप संधि। रलोप संधि स र विसर्ग प्लस र लोप हो जाएगा, किनका? इनका लोप हो जाएगा, स र और विसर्ग का प्लस में रा होगा, तो लोप पूर्व वर्ण के अ ई उ दीर्घ पुनर्रमते पुनर्रमते। तो क्या बोल रहा है कि स र और विसर्ग होंगे तो क्या हो जाएगा? उससे पूर्व को दीर्घ हो जाएगा, पूर्व वर्ण। जैसे पुनर है, तो पुनर में क्या है? रा है ना, ये वाला रा है ना, तो इससे पूर्व ना के आ हर्ष है तो उसको दीर्घ हो जाएगा, तो पुनर्रमते ये हो जाएगा, और रा लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये है पररूप संधि। पररूप के और भी बहुत उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं? परीक्षा में आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए उसके कुछ उदाहरण ये हैं, देखिए। करकंधु, विसर्ग संधि खत्म हो चुकी है, अब हम पररूप संधि के उदाहरण देख रहे हैं। तो करकंधु, शकंधु, कुलटा, मार्तंड, सारंगः, सीमंतः, मनीषा, हलीशा, लांगलीशा, पतंजलि। ये 10 जो उदाहरण हैं ये पररूप संधि के हैं, पूर्व रूप नहीं, पररूप संधि, ठीक है। तो ये किस संधि में आता है? स्वर संधि में। तो मैं बोला था ना कि स्वर संधि व्यंजन संधि के और भी उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे, तो वो हैं ये करकंदु, शकंदु, कुल्टा, मार्तंड, सारंग, सीमंतः, मनीषा, हलीशा, लांगलीशा, पतंजलि। ये 10 मुख्य उदाहरण हैं। फिर और देखिए, अवर्णात् उपसर्गात् ए ओकारादि धातु विद्यमाने सति
परस्परयोः पररूप एकादेशः स्यात्। तो यदि अवर्णात् उपसर्गात्, यदि कोई जो उपसर्ग है वो अवर्ण का है, जैसे प्रा में अवर्ण है ना, और यदि ए ओकार आदि धातु विद्यमाने सति, ए और ओकार धातु होगी तो परस्परयोः पररूप एकादेशः स्यात्। जैसे उप इसमें आकार वाला उपसर्ग है, आ है ना, प के बाद। फिर ओषति, इसमें भी ए या ओ होना चाहिए तो ओ है, तो उपोषति बनेगा। पररूप संधि मतलब वैसे का वैसे, परे को वैसा ही रहेगा, तो उपोषति। फिर है उप प्लस एलयति, ए आ गया तो उपेलयति। प्र प्लस एलयति प्रेलयति, ये उदाहरण है। फिर है ओमांगोश्च, इसके भी उदाहरण है। अवर्णात, ये पररूप संधि ही चल रही है, ठीक है। अवर्णात प्रातिपदिकात परः ओम एहि पद विद्यमाने सति परस्परयोः पररूपः एकादेशः भवति। यथा शिवाय प्लस ओम शिवायोम। तो अवर्णात् प्रातिपदिकात् परः ओम एहि पदविद्यमाने सति परस्परयोः पररूप एकादश भवति। यदि कोई नाम है आगे, ठीक है, बाद में ओम एहि यदि पद हैं, ठीक है, तो उसको भी पररूप संधि हो। जैसे शिवाय प्लस ओम शिवायोम, ऐसे शिव प्लस एहि शिवेहि, ठीक है। अब है वृद्धि संधि के, पररूप संधि के हो गए। उपसर्गाधृति धातौ अवर्णात् उपसर्गात् परः ऋकारादि धातुः यदि होंगी तो उसमें क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। तो अवर्ण वाले जो उपसर्ग होंगे उनके बाद में यदि ऋकार वाली धातु होगी, रि से शुरू, तो उसमें पररूप संधि। जैसे प्र प्लस ऋच्छति, तो यहाँ पर प्रार्च्छति हो गया, प्रार्च्छति। फिर उप प्लस ऋच्छति उपार्च्छति हो गया, ठीक है। एत्येधत्यूठसु ये सूत्र है, इससे भी होता है। अवर्णात् उपसर्गात् परः एति एधते उह उह, यदि ये तीन होंगे परे में, अवर्ण उपसर्गात् परः यदि एति एधते और उह होंगे तो उसमें भी वृद्धि संधि हो। जैसे प्र, ये भी आकार वाला उपसर्ग है, प्लस एति है तो प्रैति बन जाएगा। ऐसे उप प्लस एधते है तो उपैधते बन जाएगा पररूप वृद्धि। फिर प्र प्लस उह है तो प्रौह बन जाएगा। तो ये उदाहरण किसके हैं, वृद्धि संधि के हैं, तो इम्पोर्टेंट है। फिर एते च तृतीया समासे, एते च तृतीया समासे, तृतीयात् पुरुष समासे अपि ऋत शब्द परे विद्यमाने परस्परयोः वृद्धिरेकादेशः। जैसे सुख प्लस ऋतः, क्या बोल रहे हैं कि तृतीया तत्पुरुष समासे अपि ऋत शब्द परे विद्यमाने परस्परयोः वृद्धिरेकादेशः भवति। जैसे सुख प्लस ऋतः सुखार्तः, ये भी उदाहरण याद रखना। दुख प्लस ऋतः दुखार्तः, शीत प्लस ऋतः शीतार्तः, ठीक है। फिर है अक्षादहीन्यामुपसंख्यानम्, अक्ष शब्दात् परः ऊहिणी शब्द परे सति अक्ष ऊहिणी अक्षौहिणी। यदि बोले कि अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, तो अक्षौहिणी में भी वृद्धि संधि ही है।
यदि अक्ष शब्दात् पर ऊहिणी शब्द परे सति, यदि अक्ष शब्द के बाद यदि ऊहिणी शब्द होगा जैसे अक्षौहिणी तो वृद्धि संधि होगी। फिर देखिए प्रादुहोढोढ्येशैष्येषु ये सूत्र है। तथैव प्र उपसर्गात् उह ऊढः ऊढिः एषः ऐष्यः विद्यमाने सति यदि ये होंगे आकार उपसर्गात् अवर्ण उपसर्गात् उह ऊढः ऊढिः एषः ऐष्यः होंगे तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि। जैसे प्र प्लस उहः प्रौहः है ना। फिर प्र प्लस ऊढः प्रौढः, प्र प्लस ऊढिः प्रौढिः, प्र प्लस एषः प्रैषः, प्र प्लस ऐष्यः प्रैष्यः। तो ये उदाहरण है। कुछ और हैं, देख लेते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानामृणे ये सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र के अनुसार संधि हुई है। तो देखिए प्र प्लस वत्सर कंबलादि शब्देभ्यः ऋण शब्द विद्यमाने परस्परयोः वृद्धिः भवति। जैसे प्र प्लस ऋणम प्रारणम है ना। वत्सर प्लस ऋणम वत्सतरारणम, कंबल प्लस ऋणम कंबलारणम, वसन प्लस ऋणम वसनारणम, दशन प्लस ऋणम दशनारणम, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम। तो ऐसे उदाहरण बनेंगे। वृद्धि संधि के भी हैं ये। तो ये सूत्र है और इसके उदाहरण है। एक बार अच्छे से देख लें, स्मरण कर लें यदि समझ में नहीं आया तो। नहीं तो समझ के यदि जाएंगे तो अच्छी बात है, और यदि कुछ और उदाहरण आ जाएगा तो और भी कर पाओगे सही से। अब देखते हैं व्यंजन के पहले वो स्वर के थे। तो व्यंजन में ज़्यादा कुछ नहीं है, अनुस्वार संधि के उदाहरण है ये पयांसी गम्स्यते दंशनम, ये सब मैंने बताया था है ना। तो जैसे पयस होगा है ना, है ना। और क्या होगा? असी है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? यदि कोई स्वर होगा पीछे तो सा को बिंदी में बदल जाएगा तो पयांसी। आसी रहा है ना पहले, है ना। तो ऐसे ही देख लीजिए पयांसी गम्स्यते है ना। तो ऐसे होगा पहले गम प्लस स्यते है ना। तो गम स्यते है ना। और ऐसे यहाँ भी रहा होगा पयस है ना सी पयांसी। इसको एक बार देख लें, पिछली चीज़ मैंने पढ़ा दिया। पयांसी गम्स्यते दंशनम कस्मिंश्चित् महाष्टंकार इत्यादि। बस इतने ही है और नहीं है। तो तुम्हारी संधि खत्म हो चुकी है। अब हम समास लेकर के आएंगे और इसी को तुम पॉज कर करके नोट्स बना लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कुछ उदाहरण हैं जो रट भी लो, कुछ उदाहरण जो नहीं आ रहे समझ में, क्योंकि इससे बहुत फंसने वाले क्वेश्चन। सच बोलूँ तो बहुत थोड़ा मोड़ा होंगे, इधर उधर से होंगे। तो इसको तुम अच्छे से कर लो और फिर यदि तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर अदर चीज़ों को देखो। जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसको पहले एक बार कंप्लीट कर लो अच्छे से, ये नहीं छूटना चाहिए। फिर यदि तुमको और कहीं से भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं समास को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।